दलाल स्ट्रीट में एक और नया हफ्ता, एक और नया आईपीओ। लेकिन ये कोई नॉर्मल आईपीओ नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। हम डाइव कर रहे हैं एसएमई स्पेस में विथ केएसएच इंटरनेशनल के साथ। ये कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स, ईवीज एंड ऑटोमोबाइल्स के लिए कंडक्टर बना रही है। सुनने में थोड़ा बोरिंग लग रहा है ना, लेकिन कभी कभी बोरिंग बिजनेस ही आपको मोटा पैसा बना के देती है। तो इसमें से क्या केएसएच इंटरनेशनल आपको लिस्टिंग गेन बना के देगा, या फिर ये भी सिर्फ एक ट्रैप है? आज हम बात करने वाले हैं केएसएच इंटरनेशनल के आईपीओ के बारे में। हम जानेंगे कंपनी क्या करती है, आईपीओ के सारे डिटेल्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ्स, रिस्क क्या है, और सबसे बड़ी बात, आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। सो हेलो, हाय, जय जगन्नाथ, आई एम वीर एंड वेलकमिंग यू टू फिन बाय वीर। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो हम यहाँ फाइनेंस को सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें फॉलो करिए ताकि आप भी ऐसे नए आईपीओ अपडेट और भी अदर फाइनेंस के बारे में जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो केएसएच इंटरनेशनल 1979 से इनकॉर्पोरेटेड है, जो कि मेनली इंडिया में पावर सेक्टर, ईवी रिवोल्यूशन में बहुत ही बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता है। मैग्नेट बाइंडिंग वायर्स मैन्युफैक्चर करता है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि मैग्नेट बाइंडिंग वायर्स मैन्युफैक्चरिंग करने में ये इंडिया का टॉप 3rd मैन्युफैक्चरर है और नंबर 1 एक्सपोर्टर भी है, यानी कि विदेशों में ये सबसे ज्यादा मैग्नेटिक वायर्स सप्लाई करता है। तो चलिए पहले इसके आईपीओ साइज के बारे में जान लेते हैं। इसका आईपीओ साइज है 710 करोड़ का, 710 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से 420 करोड़ फ्रेश इश्यू है, यानी अच्छी बात है, कंपनी को नया पैसा मिलेगा, और 290 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि इसमें से एक भी पैसा कंपनी को नहीं मिलने वाला। और इसका फेस वैल्यू है 5 रुपए का। प्राइस बैंड है 365 से 384 रुपीस, और लॉट साइज है 39 सेट्स। रिटेल इन्वेस्टर को ऑब्वियसली करीब 14-15 हजार तो लगेंगे, लेकिन अगर हम एक्यूरेट कैलकुलेट करें तो 14,235 रुपए से 14,976 14,976 रुपीस लग सकते हैं। तो कैलेंडर निकालो और डेट सेव कर लो, क्योंकि आज से यानी कि 16 दिसंबर से ये आईपीओ लाइव हो चुका है और करीब 18 दिसंबर तक ये लाइव रहेगा, और ऑब्वियसली इवनिंग 5 बजे तक ही आप यूपीआई मैंडेट कर सकते हैं। और अलॉटमेंट आपको 19 दिसंबर में पता चल जाएगा कि आपको अलर्ट हुआ है या फिर आपके पैसे रिटर्न आ रहे हैं। और लिस्टिंग जो है वो 23 दिसंबर को लिस्टिंग होगा। तो फ्रेश इशू में कंपनी को जो 420 करोड़ रुपए मिलने वाला है, उसमें से तो पहले कंपनी 225 करोड़ रुपए का डेप्ट रीपेमेंट करेगी, यानी सच में बहुत कर्जे में है अभी कंपनी। और बाकी पैसों से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी करीब 87 करोड़ का, जैसे कि सुपर फैसिलिटी ऐड करना, अपने पुणे महाराष्ट्र के यूनिट 2 चकन में सोलर प्लांट इन्वेस्ट करना और नई मशीनरी खरीदना। सोलर प्लांट इन्वेस्ट करने के लिए भी उन्होंने 8 करोड़ 80 लाख रुपए तक का बजट रखा हुआ है, और बाकी पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेगी। देखा जाए तो कंपनी जो मैग्नेटिक वायर्स बनाती है वो खासकर ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स, ये सब में यूज होता है। बहुत सारे ईवीस में भी यूज होता है, जो कि कॉइल बाइंडिंग में यूज होता है खास करके। और कंपनी खास करके 2 टाइप्स के वायर्स बनाती है। एक है स्टैंडर्ड मैग्नेट बाइंडिंग वायर्स, जो कि घरेलू इस्तेमाल में यूज होते हैं ज्यादातर, जैसे कि एसीज, फैंस, फ्रिज और बाकी छोटे मोटे मोटर्स में यूज होती है। और एक टाइप की वायर बनाती है कंपनी जो कि स्पेशलाइज्ड मैग्नेटिक बाइंडिंग वायर्स, और ये वायर्स जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स में, ईवीज में, ऑटोमोबाइल्स में, रेलवेज में, रेलवे के मतलब ट्रेन्स में, इन सब में यूज होता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि कंपनी को गवर्नमेंट की ओर से अप्रूवल भी मिल चुका है, और कंपनी मतलब गवर्नमेंट से भी बहुत ज्यादा डीलिंग्स करती है, जैसे कि रेलवेज में हो, कंपनी को पीजीसीआईएल, आरडीएसओ, एनटीपीसी, एनपीसीआईएल, इन सबसे ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का 3rd लार्जेस्ट कंपनी है। देखा जाए तो और ज्यादा कंपनीज है भी नहीं। पेयर कंपैरिजन करें तो कंपनी के 2 बड़े पेयर कंपैरिजन है, एक है राम रतन वायर्स एंड दूसरा है प्रिसीजन वायर्स। लेकिन अगर दोनों के फाइनेंशियल के साथ हमारे कंपनी के फाइनेंशियल को चेक करें तो कंपनी करीब 3 साल से प्रॉफिट में है। 2023 से शुरू करता हूं। 2023 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी 26 करोड़ 60 लाख रुपए प्रॉफिट में थी। फिर 2024 में 37 करोड़ 30 लाख प्रॉफिट में, और अभी दिस फाइनेंशियल ईयर 2025 में 67.9 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी बना चुकी है। और बाकी कंपनीज देखे तो वो भी नॉर्मल प्रॉफिट्स में है। लेकिन सबसे दिक्कत की बात यह है कि कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट के साथ अपना लोन अमाउंट भी बढ़ा रही है। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि कंपनी के पास कैश फ्लो कम हो रहा है। कंपनी का लोन अमाउंट बढ़ रहा है, जो कि पहले था 2023 में था 0.5%, फिर 2024 में बढ़ के वो 0.82% हो गया, और अभी 2025 में वो 1.17 है ओवरऑल वैल्यूएशन का। लेकिन एक अच्छी बात है कि 420 करोड़ जो वो ले रहे हैं अभी फ्रेश इशू में, तो उसमें से वो अपना लोन रीपेमेंट कर लेंगे, तो एक अच्छी बात होगी कि हमको और ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा।
कंपनी का आरओई देखें तो पेयर कंपैरिजन से ये कंपनी ज्यादा आरओई दे रही है, जैसे कि प्रिसीजन वाइज 16.63% एंड रामरतन वाइज 19.39% और हमारे KSH इंटरनेशनल 22.77% का आरओई दे रही है। और अगर पी रेशियो की बात करें तो KSH इंटरनेशनल अपने बाकी पेयर कंपैरिजन में जैसे कि प्रिसीजन वाइज एंड रामरतन से तो कम वैल्यूएशन में आई है। प्रिसीजन वाइज करीब 50 गुना ज़्यादा है, रामरतन 40.3% ज़्यादा है और हमारा KSH इंटरनेशनल ओनली 32 टाइम्स ज़्यादा है। तो अच्छा ये बात। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेंथ देखें तो स्ट्रॉन्ग मार्केट है अभी इसका और एक्सपोर्ट में पूरा डोमिनेंट है, यानी कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग में ये सबसे अच्छा है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया में। और एक्सपोर्ट देखें तो ये बहुत करीब 24 कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करता है और 120 से भी ज़्यादा इसके कस्टमर्स जो है वो बहुत बड़े नामी दामी कस्टमर्स है, जैसे कि भारत बिजली हो गया, हिताची एनर्जी हो गया, CG पावर हो गया, GE वर्नोवा हो गया। और सबसे बढ़िया बात यह है कि 94.5% इसके रिपीट ऑर्डर्स आते हैं, तो ये एक बढ़िया बात है। मतलब ये एक ट्रस्टवर्दी कंपनी है, तो आगे भी ऐसे ही बिजनेस करती रहेगी। नेगेटिव के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि एक तो कंपनी अभी डेप्ट में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अभी धीरे धीरे डेप्ट फ्री हो जाएगा तो उसका एक प्रॉफिट दिखने लगेगा। लेकिन कंपनी जो है वो पूरा का पूरा कॉपर में डिपेंडेंट है और कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करता है। अगर कभी भी इंडिया का दूसरे जो 24 कंट्रीज है इनमें से कुछ भी कंट्री के साथ कुछ भी मामला नेगेटिव में गया तो वो असर इनके बिजनेस में भी पड़ेगा। और एक बात है कि कंपनी का सेटअप जो है वो पूरा का पूरा महाराष्ट्र में। अगर कुछ भी महाराष्ट्र में प्रॉब्लम हुआ, यानी कि महाराष्ट्र में लेबर यूनियन तक का भी प्रॉब्लम आ गया, तो भी कंपनी को लॉसेस हो सकते हैं। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लग रहा है कि कंपनी जो है वो टोटली कॉपर मार्केट पे डिपेंडेंट है। अगर कहीं पे भी वोलाटाइल हुआ कॉपर मार्केट, अगर कहीं पे भी कॉपर मार्केट वोलाटाइल हुआ पूरे वर्ल्ड में, तो भी कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी। अभी GMP का हाल तो कुछ खास नहीं है, करीब 200-300 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये बढ़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो करीब 1000 रुपये तक का प्रॉफिट देगा। बहुत कम है लेकिन डिसेंट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए एक बढ़िया कंपनी हो सकता है, क्योंकि 3 साल से प्रॉफिट में है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हाई एंट्री बैरियर्स है इसमें, यानी कि और ज़्यादा कंपनी इसमें आ नहीं सकती, क्योंकि देखिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ये लोग लेते हैं और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स लेने के लिए आपको गवर्नमेंट से बहुत सारे अप्रूवल्स लाने पड़ते हैं, जो कि किसी भी नई कंपनी के लिए इतना आसान नहीं होता है। ये जो कि एक बहुत पुरानी कंपनी है तो इसके पास सारे गवर्नमेंट से अप्रूवल भी हैं, तो धीरे धीरे आगे ये आपको ज़रूर एक बढ़िया प्रॉफिट देगा। तो सभी कुछ ठीक से देखने के बाद मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी बढ़िया है और लिस्टिंग गेन तो करके देगी ही, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप पे रहा, आप डिसीजन लीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं। तो क्या आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे या फिर बस लिस्टिंग गेन की ओर देख रहे हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही IPO अपडेट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।